कहें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा की राजनीति अपने उफान पर है और बड़े बड़े नेताओं की और दिग्गजों की एंट्री शुरू हो गई है। हालांकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे और उसको लेकर के जिस तरीके से तैयारियां हैं उससे लगता है कि 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव एक बड़ा ही क्रूशियल चुनाव होगा, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव होके चुके हैं और भाजपा को 5 सीटें गंवानी पड़ी है। उससे कहीं ना कहीं भाजपा का मनोबल टूटा है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है और कांग्रेस ने 5 सीटें पाई है तो उसका मनोबल कहीं ना कहीं बना हुआ है। तमाम चीजें हैं। एक तरफ कहें कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है उन्होंने ताबड़तोड़ अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, चुनावी तैयारियां कर दी है। उधर भाजपा ने भी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। अमित शाह पिछले दिनों पंचकुला आए थे और अब हरियाणा में अमित शाह का एक बार फिर दौरा है। 16 जुलाई को वो महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं। क्या उसके मायने हैं, तमाम चीजों पे बात करेंगे। उधर राव इंद्रजीत सिंह लगातार सीएम का सपना देख रहे हैं, लेकिन पंचकुला में जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि हरियाणा में सीएम बनने का जो सपना देख रहे हैं, हम उनको बता देते हैं कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे और उनके नेतृत्व के अंदर ही 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो कई सारे मायने लगातार है। विनय यादव जी हमारे साथ है जो राजनीति विश्लेषक है, एचआर न्यूज पे आप लगातार देखते रहे हैं और इनसे जानेंगे कि जो अमित शाह आ रहे हैं उनके क्या मायने हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन भर पाएंगे, किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा में जो डेंट लगा है 5 सीटों का उसकी भरपाई के लिए और तीसरी बार किस तरीके से हैट्रिक बना पाएंगे हरियाणा के अंदर सरकार बनाने की, उस पर भी चर्चा करेंगे। विनय जी, अमित शाह लगातार आ रहे हैं, इस बार क्या लगता है कमांड अमित शाह ने संभाल ली है हरियाणा के अंदर? लोकसभा में जो डेंट लगा है, दूसरी बार अभी पंचकुला आए थे, फिर अब महेंद्रगढ़ के अंदर आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गया है और 5 सीटें लोकसभा की हारी हैं, पिछले चुनाव के अंदर लगातार वो 10 की 10 सीटें जीतती रही हैं, तो उसके अंदर कई वजह हैं। एक तो हमारे स्थानीय जो यहाँ के राजनेताएं हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री पद के जो लेवल तक के जो नेता थे, उनकी जो विफलताएं हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उनसे प्रदेश लगातार नाखुश रहा है। अब मोदी जी को इसलिए नहीं भेजा जा रहा क्योंकि मोदी जी का देश के अंदर अब वो भारी विरोध है। उनका आपने देखा होगा एक नैरेटिव सा चल गया है, जहां जहां मोदी जी अपनी सभाएं करने जाते हैं वहां लगभग सीटें वो हारते हैं। तो इसलिए भी मोदी जी को अब नहीं चाहते वो मोदी जी यहाँ आए और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो जाए, पर उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। तो उस खाई को भरने के लिए भी जनता का ध्यान उन मुद्दों से हटाने के लिए, जो बड़े लेवल के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए भी वो चाह रहे हैं अमित शाह जहां जहां प्रदेशों में चुनाव है वहां जाके अपनी कमान संभाले। मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों का जो मिजाज है, जो राजनेता है पुराने जो पैतृक राजनीति करते आ रहे हैं, उनका भी मिजाज एक ठसक वाला है। तो वो अमित शाह जिस ठसक से यहाँ कर बात करते हैं उस ठसक को वो कितना झेल पाएंगे, उनके कड़े निर्देशों को कितना वो अपने ऊपर लागू कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। क्योंकि आप देखें कि पीछे भी राव इंद्रजीत सिंह लगातार अपनी जो राजनीतिक चिर परिचित शैली है और जो अपना राजनीतिक अस्तित्व है उसको गाए बगाए कहीं ना कहीं अपना वो ठसक दिखाते रहते हैं और अमित शाह ने उसको नकार दिया है। अब इस तरह का जो आपसी जो प्रतिद्वंद पार्टी के अंदर अंदरूनी रूप से जो चल रहा है, जिसको हम कोल्ड वार कह सकते हैं, जो लोकसभा में ज्यादा शुरू हुआ और अब विधानसभा तक वो लगातार चलेगा, उसका कितना फायदा और नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा ये भी आने वाले समय में देखने वाली बात है। अब बात करें अमित शाह के यहाँ महेंद्रगढ़ में आने की, तो उन्हें पता है महेंद्रगढ़ के अंदर जाट बाहुल्य क्षेत्र है और इधर की 4 विधानसभा सीटों में अहीरवाल का दखल है। अगर वो राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते हैं तो ये चारों सीटें हार सकती है भारतीय जनता पार्टी। कोई गलती से एक आध सीट जीत जाए तो हम कह नहीं सकते, मगर इसमें भी एक पेच है। जब उन्हें लगेगा अमित शाह को आप राव इंद्रजीत सिंह को, अहीरवाल को तवज्जो देनी पड़ेगी, तो वो पहले की तरह फिर वही झूठे जो जुमले हैं वो जनता के सामने छोड़ कर जाएंगे। ये तो नहीं कह के जाएंगे
अब ये मुख्यमंत्री हम राविंदर सिंह को हरियाणा का बढ़ा देंगे, मगर एक इशारा वो जरूर कर जाएंगे कि इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में हम देने वाले हैं या मिलने वाली है। तो ये जनता को भ्रमित करने का एक तरीका रहेगा, कैसे भी करके हम विधानसभा के चुनाव में जनता से वोट ले लें और फिर अहिरवाल को, जनता को ठगने का काम फिर एक नए तरीके से अब शुरू होने वाला है। ये मैं बात दावे से कह सकता हूं। तो आपको लगता है अहिरवाल की जनता विश्वास करेगी? राव इंद्रजीत सिंह छठी बार जीते हैं, राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं, कैबिनेट का बनाते नहीं है उनको, तो क्या अहिरवाल की जनता इस बात पे यकीन कर लेगी? और अमित शाह जिस तरीके से मोदी के जो जो बड़े बड़े दावे थे, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, और जब इंटरव्यू लिया जाता है अमित शाह का कहते हैं जुमला है, और जिस तरीके से मोदी जी ने प्रचार किया, और आपने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी, मोदी जी इसलिए प्रचार के लिए नहीं आएंगे कि वो नैरेटिव सेट करने के अंदर इतने सक्षम नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से लोकसभा में प्रचार प्रसार किया कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे, आपकी जमीन हड़प लेंगे, तमाम चीजें, मंदिर को तोड़ देंगे, उससे क्या लगता है बड़ा डेंट लगा है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी को उनकी विफलताओं की वजह से चेंज करना पड़ा सरकार को। वो अलग बात है कि उनके समर्थक या भाजपा के जो नेता हैं वो आपको प्रत्यक्ष रूप से मीडिया चैनल्स के सामने, जनता के सामने इस बात को स्वीकार नहीं करते हो, मगर अप्रत्यक्ष रूप से जब भी भाजपा के नेता आपस में बैठते हैं, निजी अपने वर्करों के साथ बैठते हैं, तो इस बात को मानते हैं। खट्टर सरकार राज के अंदर, हरियाणा के अंदर केवल प्रशासनिक अधिकारी है वो सत्ता चला रहे थे। कहीं भी पार्टी के राजनेताओं की, कार्यकर्ताओं की, पार्टी के पदाधिकारियों की कहीं किसी महकमे में कोई पूछ नहीं थी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आप कितने ही ऐसी बातें या भाषण या इनकी सभा में सुन सकते हैं। फला विधायक ने कहा कि अफसर मेरी सुनते नहीं है, खुद हमारे माननीय सांसद साहब अपने कह चुके हैं कि अफसर नहीं मानते, मुझे खबर नहीं की जाती, पार्टी की गतिविधियों का मुझे पता नहीं, पार्टी के सीनियर नेता मुझे इंफॉर्मेशन नहीं करते। तो ये जो चीजें है ना, ये जो नाराजगी इतनी भारी हो गई है, अब अमित शाह चाहे कुछ भी कह जाएं, जो राजनेता हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े या उनके समर्थक लोग, वो उनकी बातों पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं। वो अलग बात है किसी बड़े नेता के सामने कोई भी आदमी, क्योंकि हाजी की नौकरी रह गई अब, तो कोई भी बड़ा नेता है या जो पदाधिकारी है वो उनके सामने इन बातों को नहीं रखने की हिम्मत कर पाएगा। उसकी वजह वो सुनना ही नहीं चाहते उन बातों को, वो केवल वो बातें सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हार का विषय रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब और अगर वो जनता से रूबरू कर उनकी शिकायतें सुनते हैं तो उसका भी फिर नेगेटिव मैसेज जाएगा, वो बातें मीडिया में आएगी, सोशल मीडिया में आएगी, लोगों तक पहुंचेगी, तो फिर पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी अंतर विरोध और कलह चल रही है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी दुविधा में है। अब वो किस तरह से अब अपनी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में वापसी करें। लेकिन एक बड़ा सवाल है ना, आप देख रहे हैं लोकसभा से पहले मुख्यमंत्री को बदलना और अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्या लगता है जातीय समीकरण भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है? मोहनलाल बड़ौली को जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है अभी, और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया खट्टर को हटा करके, लेकिन बार बार अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह को दरकिनार करना, उनको कहें कि हाशिए पे लाने की कोशिश करना, और जैसा भी आप बता रहे आएंगे तो एक कहीं ना कहीं सगुफा छोड़ा जाएगा कि राव इंद्रजीत को बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो इस तरीके के क्या मायने आप देखते हैं? जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी? देखिए मोहन जी, जो बड़ा वोट बैंक है जिन जातियों का हरियाणा में, वो लगातार अब भाजपा के खिलाफ चल रहा है, विरोध में चल रहा है। अब अहीरों को देखेंगे तो अहीर का हमारा, अगर आप यहां गुड़गांव लोकसभा का चुनाव छोड़ दें, इसके अलावा मैक्सिमम अहीर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वो एक वजह थी, एक सांसद हमारा बनना था यहां से अहीर सांसद, इस वजह से अहीरों ने उनको वोट दे दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कैडर की तरफ से बहुत कम वोटें उनको मिली है, मगर फिर भी अहीरों ने अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए ना चाहते हुए भी सांसद साहब को जिता दिया। नहीं, लेकिन मैं बीच में टोक दूं आपको, जैसे कांग्रेस ने एक नॉन अहीर का कार्ड खेला, बब्बर को लेकर के आए, और बब्बर ने कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत के पसीने छुड़ाए, और जीत का मार्जिन आप देखिए जो 3-3.5 लाख से था वो 70-75-72 हजार के आसपास आकर के टिक गया। ये भी चिंता कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी जातियों को, बड़े वोट बैंक को साधने में अब नाकामयाब नजर आ रही है। अब सैनी साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, वो इनके एक निजी निष्ठावान वो कार्यकर्ता हैं, उन्हें पता है कि आप सही गलत का जो भी आदेश देना चाहेंगे सैनी साहब उसको मान लेंगे। अगर किसी कद्दावर नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो आपसी तालमेल बैठाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता, और जो बातें इनके अंदर गर्त के अंदर दबी हुई है, जो इनकी कमियां हैं और जो इनकी गलत नीतियां हैं, वो सारी बातें बाहर उजागर हो जाती, आ जाती। तो अपनी गलतियों को ढकने के लिए खट्टर साहब को हटा के इन्होंने सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया। तब प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण इसलिए बनाया क्योंकि अन्य दल से कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा
भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं आ पाया, तो इन्होंने एक मैसेज देने का काम किया है। हमने ब्राह्मणों को भी मान सम्मान दिया है, यहाँ सैनी को मान सम्मान मुख्यमंत्री दिया, पहले हमने पंजाबी मुख्यमंत्री बनाया था, मगर पंजाबी मुख्यमंत्री को सत्ता के बीच में हटाने से और जिस तरह से उनको एक तरह से उनकी इच्छा के विरुद्ध हटाया ना चाहते हुए भी, और वो बड़ी टीस अब पंजाबियों के अंदर है, बहुतायत के अंदर है, मगर अब वो कितने परसेंटेज विधानसभा के अंदर बरकरार रहती है वो देखने वाला विषय है। मगर लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था और विधानसभा का है, हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समीकरण अलग अलग होते हैं। लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, 9 विधानसभाएं आती हैं, तो उसका एक समीकरण दायरा अलग होता है। विधानसभा के अंदर केवल एक क्षेत्र रहेगा, उस क्षेत्र में जातिवाद का कार्ड भी चलता है, धर्म का कार्ड भी चलता है और क्षेत्रीय मुद्दे भी चलते हैं। जब रेवाड़ी की आप बात करें तो रेवाड़ी जिले के अंदर बनवारी लाल का मुद्दा, रेवाड़ी नगर परिषद का मुद्दा हमेशा हावी रहेगा। आप कोसली की बात करें तो कोसली के अंदर कितना विकास हुआ, कोसली की एक लाइफ लाइन था वो पुल, आज तक वो नहीं हो पाया, तो उसका भी मुद्दा हमेशा हावी रहेगा। एक वो स्टेशन का नामकरण था, वो विवाद फिर से दोबारा से उभरेगा विधानसभा चुनाव में। अब बात करें आप बावड़ में तो बनवारी लाल का जो करप्शन का मुद्दा था, भाजपा ने फिर से उनको मंत्री बनाया और जिस तरह सारी उनकी गलतियों को गाज अफसरों के ऊपर गिरा के उसको ढकने का काम किया, उसी नाराजगी की वजह से लोकसभा के अंदर भी वोटें राविंदर सिंह को कम मिली, तो वो अब खामियाजा उनको ज्यादा भुगतना पड़ेगा विधानसभा में, क्योंकि वहां जब जिस भी नेता को टिकट मिलेगी अन्य दल से किसको मिलेगी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, अब उसके अंदर कितना वोटों में प्रतिशत में अंतर आएगा दोनों के अंदर। लेकिन देखिए लगातार अगर हम देखें पिछले 5 साल का सरपंचों को किस तरीके से हाशिए पे रखा गया, और अब नायब सिंह सैनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सरपंचों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, सरपंचों की पेंशन बढ़ाई जाएगी, ये तमाम चीजें क्या लगता है बीजेपी को जो भी चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, यस मैन चाहिए। अगर राव इंद्रजीत सिंह को बना देते तो वो यस मैन नहीं रह पाते। मैं सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब और माननीय हमारे फिलहाल जो मुख्यमंत्री है सैनी साहब, ये भाजपा के यस मैन है, ये सारे एक तरह से जरिया है। अब जिस तरह का भी सोर्स जो होगा कमाई का वो सीधा ऊपर तक पहुंचेगा। हमारे सांसद साहब उस तरीके से बड़े नेता उनको हैंडल नहीं कर पाते, जबरदस्ती उनसे अपनी बातें नाजायज चीजों को नहीं बनवा पाते, तो उनको भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के नेता नहीं चाहिए सर्वोच्च सत्ता के अंदर। उनको केवल यसमैन वाले और कभी भी समय पर मक्खी की तरह उनको निकाल के आप बाहर कर सके, उस तरह के नेता भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। अब उन्होंने ये तो कहा है अब माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये नहीं कहा उन्होंने खट्टर साहब ने, अमित शाह जी ने। अब मुख्यमंत्री अगले यही होंगे, तो ये जो बातों का जो उनका खेल है ना, जिस तरह से कह देते ये तो जुमला था, ये तो चुनाव के लिए कही गई एक बातें थी, तो ये चीजें अब जनता को समझनी पड़ेगी किस तरह बातों के अंदर उलझाकर जनता से वोट ठगने का वो ये काम करेगा। अब ये बात करिए आपने सरपंचों की, ये वही सरपंच है जो अपनी जायज मांगों के लिए हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहे, उदाहरण पर लाठियां भांजी गई, मुकदमे दर्ज हुए। अब उनको पता है हर जगह नंबरदार एसोसिएशन आपसे नाराज है, सरपंच आपसे नाराज है, प्राइवेट लेक्चरर एसोसिएशन आपसे नाराज है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आपसे नाराज चल रही है, और जो पटवारी है वो आपसे नाराज है, डीसी रेट पर जो कर्मचारी लगे वो लगातार अपनी मांगों को उसके लिए धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो जब सारा वर्ग जो कर्मचारी वर्ग है वो इनसे नाराज हो रहा है, तो मजबूरी में डर की वजह से एक सत्ता तुम्हारी जा रही है, तो ये अंधाधुंध झूठी घोषणाएं दिन रात की जा रही है। आज तक जितनी भी घोषणाएं हुई उन पे एक पे भी इंप्लीमेंट हुआ हो, कोई भी आधिकारिक नोट महकमे में आया तो मुझे आप बता दीजिए। नगर परिषद की उन्होंने कही आईडी के लिए, आज तक वो मुद्दे नहीं सुलझे, अभी तक वही प्रॉपर्टी के घोटाले और वही दिक्कतें प्रॉपर्टी आईडी की चल रही है। लोगों की आइडिया अपने आप इन्होंने खत्म कर दी, अब नई बनवाने के लिए उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। उसमें उसका क्या दोष है मुझे आप बताइए, जिस आदमी का लगातार हाउस टैक्स क्लियर है 2 साल पहले तक का, और आपने उसकी आईडी को एकदम से खत्म कर दिया, उस व्यक्ति का दोष क्या है उसके अंदर? तो ये जो भुगतना पड़ा है ना हरियाणा प्रदेश की जनता को, ये लुभावने वादों से पार्ट भरने वाला नहीं है, ये खाई करेगा। तो राव इंद्रजीत सिंह इसीलिए आंखों की किरकिरी है क्या? राव इंद्रजीत सिंह ये मुद्दे उठाते हैं लोकसभा चुनाव में, उन्होंने सीधे मुद्दे उठाए, देखिए किस तरीके से बिजली कट रहा है, किस तरीके से सड़कों की हालत है, किस तरीके से परेशान गुरुग्राम की जनता को किया गया, और उसका असर सीधा चुनाव पर पड़ा। तो ये राव से इसलिए आंखों की किरकिरी बने होंगे राव इंद्रजीत। देखिए राव की 2 वजह है कि इन्हें पता है कि राव समर्थक अगर ज्यादा जीत गए तो हमेशा सरकार के अंदर एक दबाव रहेगा। भाजपा कोई भी संगठन
कि सरकार नहीं चला सकती, इनको फ्री हैंड वाली सरकार चाहिए, चाहे गलत करे, कितना भी गलत करे, मगर उसको गलत कहने की किसी भी इनके पार्टी के नेता, मंत्री या सांसद, विधायक या पदाधिकारी में कोई हिम्मत ना हो। तो इनको इस तरह की लॉबी चाहिए। इनके पास जो अधिकांश लॉबी है, वो लॉबी वही इनके पास बची हुई है जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, वो झूठी हाँ मिलाती रहती है और वो इनकी हाँ में लोगों के, जनता के काम से कोई सरकार नहीं। मुझे आप एक नेता बताइए, क्या आप बरसात का मौसम रहा, पूरे हरियाणा में जगह जगह पानी भरा, खड्डे हुए, गुड़गांव खाल देखिए जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा को देता है, वहां की स्थिति देखिए। किसी एक विधायक ने या जिला अध्यक्ष ने या पार्टी के पदाधिकारी ने या जो चुनाव लड़ने की इच्छा भाजपा से रख रहा है, अपना प्रचार कर रहा है, उसने एक बार भी कहीं अपने भाषणों में कहा है कि मैं आप लोगों की जायज मांगों को सरकार के सामने रखूंगा, उठाऊंगा, इनको ठीक किया जाएगा। सब डरते हैं या कहीं आपकी टिकट ना कट जाए। आपने एक बात सरकार के खिलाफ कही या कोई जनता गेट की बात उठा दी तो आपकी टिकट कट सकती है। तो ये जो दबाव, ये जो डर है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही बच गया। चलते चलते मेरा देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरा एक चलते चलते सवाल है कि अब 16 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, क्या वहां कहेंगे, किस तरीके से ऑक्सीजन भरेंगे, क्या लगता है उसके बाद ये दक्षिण हरियाणा का सिनेरियो बदलेगा? आपको थोड़ा सा लगता है कि अगर राव के मन मुताबिक नहीं हुआ या राव को कहीं पंच करने वाली बातें हुई तो उसके बाद कोई बदलाव आप देख सकते हैं? देखिए, मुझे जो लगता है जिस तरह से इन्होंने अनिल विज को बैठा दिया है, अनिल विज खूब नाराज हो लिया, उसी तरह राव साहब चाहे कितनी नाराजगी जाहिर कर लें, अभी उनको कोई तवज्जो पार्टी की तरफ से नहीं दी जाएगी। अमित शाह ये कहीं नहीं चाहते अब जो पुराने जो राजनीतिक घराने हैं वो सत्ता में बने रहें और आप लोगों को उनके अनुरूप काम करना पड़े और राजनीति उनकी आप भाजपा की प्रभावित हो ना। इतना जरूर है, अगर अमित शाह को ये लगेगा अब इनकी वजह से हम सीटें हार सकते हैं तो एक सबूत का झूठा जुमला जरूर छोड़ के जाएंगे इलाके के अंदर। अगर राव साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इनके कहने से सारे काम हो गए, हम एम्स लेकर आए, तो आने वाले समय में राव साहब को बहुत बड़ी अहम बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और राव साहब भी उसी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जनता के अंदर उनके कार्यकर्ता यही मैसेज देंगे। अब राव साहब की तरफ बड़ा इशारा कर गए, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और फिर वही झूठा प्रचार मुख्यमंत्री का प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा केवल दक्षिणी हरियाणा के वोट बैंक को लेने के लिए, जो पिछले 2 चुनाव के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने रचा था। अब ये जनता डिसाइड करेगी अब वो उनके ऊपर कितना विश्वास करती है। अगर अमित शाह की सच्ची नियत है तो वो उसी दिन घोषणा करके जाए दक्षिणी हरियाणा की 16 नहीं मगर और आसपास की 20 सीटें अगर उसी दिन या जीत के खाते में ना चली जाए, राव साहब को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं तो आप देख लेना इलाके की जनता उनका पूर्ण साथ देगी। पूर्ण साथ देगी, यकीन से कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल यकीन से कह रहा हूं मैं। क्योंकि दक्षिणी हरियाणा को, अगर ऐसा नहीं होता है तो दक्षिणी हरियाणा को आज तक किसी भी पार्टी ने इतनी बड़ी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है कि उन्हें पता है अहीरवाल भी एक मार्शल कौम है, वो अपना हक लेना जानती है। अगर सत्ता में उनको पूर्ण रूप से भागीदारी दे दी, हरियाणा के सर्वोच्च पद पर उनको बैठा दिया तो वो लोगों के काम करेंगे, दक्षिणी हरियाणा का विकास हो जाएगा। तो ये जो तोड़फोड़ की राजनीति दक्षिणी हरियाणा के नेताओं में हर एक पार्टी रखती है ना, वो ये नहीं कर पाएंगे और उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। तो आपको लगता है कुछ नया देखने को मिलेगा हमें 16 के बाद? कुछ नहीं मिलेगा, ये चुनाव तक के झूठे शगुफे चलेंगे। आप देख लेना, राव साहब के साथ भी ये धोखा करेंगे, उनको विश्वास में लेके उनसे सीटें जितवा लेंगे और आखिरी में वही होगा, दक्षिणी हरियाणा की जनता को फिर ठगा जाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी धोखा देगी। और अगर तीसरी बार मैं कह रहा हूं लोग धोखे में आते हैं तो ये उनसे सबसे बड़ी भूल होगी उनके लिए। तो ये विनय जी यादव थे जो बता रहे थे कि जो अमित शाह आ रहे हैं उसके क्या मायने हैं, किस तरीके से चुनाव अपने उफान पर है। 2024 का विधानसभा चुनाव है, भाजपा हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष भी इस बार मजबूत है। और 2019 में जिस तरीके से 75 पार का नारा लगाया था और उसकी हवा निकल गई थी, और अब कहें लोकसभा चुनाव में जो 5 लोकसभा सीटों का डेंट लगा है उससे भाजपा भी घबराई हुई है और आला कमान मोर्चा संभाल रहे हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और उन्होंने मोर्चा हरियाणा के अंदर संभाला है, लेकिन कितना कामयाब हो पाते हैं वो अभी देखना होगा। और 16 तारीख को क्या कुछ वो ऑक्सीजन भर के जाएंगे कार्यकर्ताओं में, उसके बाद क्या नए समीकरण बनेंगे वो भी अभी देखना होगा। विनय यादव जी ने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, बात की और एक अच्छा विश्लेषण उन्होंने जो किया है कि किस तरीके से जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।